जिले के सबसे बड़े 500 बेड वाले जिला अस्पताल में रोजाना हजारों लोगों का यहां आना जाना लगा रहता है। बावजूद इसके कि यहां की सुरक्षा व्यवस्था में लगाए गए ज्यादातर सीसीटीवी कैमरे बंद पड़े हैं। शायद यही वजह है कि शातिर चोर इसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं, जिसके चलते यहां आए दिनों चोरी की वारदातें हो रही है। शुक्रवार को जब पद्मेश 24/7 की टीम ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया तो जिला अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर में लगे ज्यादातर सीसीटीवी कैमरे बंद पाए गए। तो वहीं मेंटेनेंस के अभाव में कई सीसीटीवी कैमरे जमीन की ओर झुक गए हुए हैं और जमीन की खाक छानते हुए दिखाई दिए। बताया जा रहा है कि सीसीटीवी कैमरे आए दिन बंद होने से शातिर चोर इसका जमकर फायदा उठाते हैं। जहां कैमरे बंद होने के चलते आए दिन यहाँ से साइकिल चोरी हो जाना, मरीज और उनके परिजनों के मोबाइल्स, पैसे व अन्य सामग्री की चोरी होना यहां आम बात हो गई। आपको बता दें कि इसके पूर्व यहां अपने बेटे का उपचार कराने आए पान ठेला संचालक जमील कुरैशी के 1 लाख रुपए चोरी हो गए थे, जिसके चोर आज तक पुलिस से गिरफ्त से बाहर है। वहीं सीसीटीवी कैमरे बंद होने के चलते आज तक चोर का भी पता नहीं लग पाया। यदि जिला अस्पताल में सीसीटीवी कैमरे इसी तरह बंद रहे या फिर समय समय पर उनका ठीक से मेंटेनेंस नहीं किया गया तो ऐसी घटनाओं में इजाफा हो सकता है। अस्पताल प्रबंधन और संबंधित एजेंसी को चाहिए कि सीसीटीवी कैमरे का नियमित मेंटेनेंस करे, वहीं तकनीकी समस्याओं को दूर कर सीसीटीवी कैमरे की उचित मॉनिटरिंग की व्यवस्था बनाए ताकि आए दिनों होने वाली इन घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। जिला अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था के लिए वर्ष 2016 में सीसीटीवी कैमरे यहां लगाए गए थे, जिसके बाद आवश्यकता के अनुसार सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाई थी, जिसमें अनुमानित 85 लाख रुपए का खर्च आया था। वहीं जानकारी के अनुसार 500 बेड वाले जिला अस्पताल ट्रॉमा सेंटर को मिलाकर करीब 62 कैमरों की मदद से जिला अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है, लेकिन लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद भी इसका प्रबंधन ठीक से नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। जब हमने इस पूरे मामले को लेकर दूरभाष पर चर्चा की तो सिविल सर्जन डॉक्टर संजय दबड़गांव ने बताया कि आवश्यकता के अनुसार जिला अस्पताल ट्रॉमा सेंटर में सभी जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। उनके मेंटेनेंस के लिए एक प्राइवेट एजेंसी को प्रति माह मेंटेनेंस चार्ज भी दिया जाता है, लेकिन हमने अभी एजेंसी का भुगतान रोक दिया है क्योंकि 1-2 घटनाएं अस्पताल में हुई है जिसमें सीसीटीवी कैमरे बंद मिले थे। हमने कहा है कि जब तक सीसीटीवी कैमरे शुरू नहीं हो जाते तब तक उनका भुगतान रुका रहेगा। वे पहले अपनी व्यवस्थाएं दुरुस्त करें, हमें इसकी रिपोर्टिंग दिखाएं, इसके बाद ही भुगतान दिया जाएगा। करीब 4 से 5 माह का भुगतान रोका गया है, नोटिस भी जारी कर दी गए, उनको बुलाकर ठीक तरीके से मेंटेनेंस करने के लिए कहा गया है। हमारी कोशिश है कि जितनी जल्दी हो सके कैमरे शुरू कर दिए जाए। काम की तलाश में 15 वर्ष पहले जिले से दूसरे शहर में गए एक व्यक्ति की अभी तक घर वापसी नहीं हुई, जिसको लेकर उनके 18 वर्षीय बेटे ने जिला कलेक्टर से गुहार लगाई कि उनके पिता को ढूंढने में उनकी मदद करें। आपको बता दें कि जिले के आदिवासी इलाकों में काम की तलाश में अधिकांश लोग यहां से पलायन करते हैं, जो कुछ समय महानगरों में बिताने के बाद लौट भी आते, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कमाने खाने बाहर तो गए लेकिन आज तक उनका कुछ पता नहीं चल पाया। पिछले दिनों एक ही शख्स लगभग अब तक सालों बाद जिंदा लौट आया था, जबकि परिवार के लोगों ने उसे मृत समझकर उसके नाम से अंतिम क्रम भी कर दिया था, लेकिन जब वो जिंदा लौट आया तो परिजनों की खुशी का ठिकाना न रहा। इस खबर से अब उन परिवारों वालों की भी उम्मीद जग गई है जिनके अपने भी वर्षों से लापता चल रहे हैं, और अब उन्होंने अपने लापता परिजनों की तलाश करने प्रशासन से मदद की गुहार लगाना भी प्रारंभ कर दिया है। इसी बीच बिरसा तहसील के ग्राम पंचायत घुम्मुर के ग्राम मुरुम खैरटोला निवासी के युवक पवार पिता गवन सिंह मरकाम जाति जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा और प्रशासन की मदद की गुहार लगाई कि जिला प्रशासन अब उनके पिता गवल सिंह की तलाश करने में उसका सहयोग प्रदान करे। क्या नाम है बेटा आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? खैरटोला। खैरटोला कमाने गए। कहाँ गए थे? तमिलनाडु। अच्छा, कितने साल हो गए? 15 साल हो गए। लौट के नहीं आए? नहीं। अच्छा, कौन गुम हो गया है आपके यहाँ? पिता। क्या नाम है आपके पिताजी का? गवन सिंह। कब से गुम हुए हैं? 15 साल। अच्छा, तो आपने इसकी शिकायत कहीं की है क्या? थाने में, कलेक्ट्रेट में, कहाँ की है? कलेक्टर में की है। अच्छा, क्या लग रहा है 15 साल बाद अभी उम्मीद है आपको मिलने की? तो क्या चाहते हैं आप, इसमें क्या होना चाहिए? अच्छा, आपके पिता वापस आए? ये बालक अपने पिताजी जो पिछले 15 वर्षों से कमाने खाने तमिलनाडु गए थे, वहाँ से गुम हो गए। उसकी शिकायत लेकर के कलेक्टर महोदय को आवेदन देने के लिए आया है, और इसकी आस या उम्मीद इस वजह से जगी कि पिछले माह में लहंगा कनार बिरसा तहसील अंतर्गत लहंगा कनार ग्राम पड़ता है,
वहाँ का एक बैगा जो 15 साल पहले गुम हो चुका था, वो वापस आने की खबर इनको मिली। तो इन्होंने भी ऐसा सोचा कि प्रशासन से मांग कर या आवेदन निवेदन कर अपने पिता को वापस पाया जाए। इनको उम्मीद है कि इनके पिता आज भी जीवित हैं। तिरोड़ी तहसील के ग्राम कुड़वा निवासी एक महिला ने स्थानीय महिलाओं को सूदखोर बताते हुए उक्त महिला और उसके साथियों के द्वारा दुगना ब्याज वसूलने के बावजूद भी उसे प्रताड़ित करने और उसके घर में रखा हुआ सामान जबरन अपने साथ ले जाने का आरोप लगाया। जहां कुड़वा निवासी महिला श्रीमती भुवनेश्वरी उत्तम सोनगड़े ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर उक्त महिला के पास जमा उसके ब्लैंक चेक, स्टाम्प पेपर और घर का सामान वापस दिलाने व उक्त महिला और उसके साथियों पर एफआईआर दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई कर उन्हें इंसाफ दिलाए जाने की गुहार लगाई। शुक्रवार को एसपी कार्यालय में सौंपे गए इस ज्ञापन में कुड़वा निवासी महिला भुवनेश्वरी सोनगड़े ने बताया कि वह एक समाज सेविका है, उनके पास पोस्ट ऑफिस की एजेंसी है। उन्होंने छाया महिलानी से जून 2023 को 30,000 रुपये अपने निजी कार्य के लिए ब्याज पर लिया था। उसके एवज में 100 रुपये का स्टाम्प, 2 पंजाब नेशनल बैंक और एक सेंट्रल बैंक का चेक उनके द्वारा छाया महिलानी को हस्ताक्षर युक्त कोरे चेक भी दिए थे। उपरोक्त राशि में ब्याज के 3 किस्तों में दिसंबर 2023 तक पूरा वे दे चुकी थी। दोगुना ब्याज 60,000 रुपये वसूलने के बाद भी महिला व उसकी अन्य साथी महिलाएं उन्हें प्रताड़ित कर रही है। 16 जनवरी को जब वे घर पर नहीं थी तो उस समय सुबह 5 बजे 10 महिलाओं के साथ उन्होंने मेरे घर पर हमला कर दिया, जिसमें रेखा वाधवानी, रानी, ज्योति पंद्रे, सुमन, सावित्री वन विभाग अलर्ट पर भी है। वन कर्मियों की 24 उनके घर में जबरदस्ती घुस गए और उन्हें तलाश करने लगे। वो घर में रखे हुए जुपिटर स्कूटी जो कि सुनील कुमार पंडोरिया बालाघाट के नाम पर रजिस्टर्ड है, जिसको उन्होंने अपने निजी काम के लिए बालाघाट से लाए थे, और दूसरी मोटरसाइकिल टीवीएस स्पोर्ट्स जो उनके पति के नाम पर है, जबरदस्ती छाया महिलानी व अन्य महिलाओं के साथ ले जाया गया। एसपी कार्यालय शिकायत करने आई थी कटंगी की छाया महिलानी से मैंने ब्याज पर 30,000 रुपये लिया था अपने निजी कार्य के लिए। तो मैंने उसको चुकता कर दिया 60,000 रुपये दिसंबर माह तक। तो मुझे मेरे 2 चेक रखे थे पंजाब नेशनल बैंक के। तो वो मुझे ब्लैकमेल करती थी, मुझे यानी कि पैसा ज़्यादा होना करके तुम्हारा बोले 3 लाख रुपये हो गया आप पर। तो मैंने बोली कि इतना पैसा मेरे पे नहीं हुआ है। तो मुझे बहुत प्रताड़ित, मैंने यानी 1-2 महीने से बहुत प्रताड़ित कर रही थी कि मैं तेरा ऐसा कर दूँगी, वैसा कर दूँगी, तेरी बेइज्जती करूँगी, तेरे गांव में आके 10 भाई उनके साथ में गुड़ जमा कर। फिर क्या हुआ कि रविवार को मुझे उनने घर पे बुलाया और मेरा वीडियो बनाया कि आप पर 3 लाख रुपए है। तो मेरे से चेक पर रविवार के दिन, वो 30 तारीख थी 12वें महीने की दिसंबर की, तो चेक पर भी जबरन 10 भाइयों का गुट में जबरन साइन किया गया। मैंने अपने बचाव के लिए साइन भी कर दी और स्टाम्प भी लिख दी, यानी 31 तारीख का स्टाम्प रविवार दिन था। तो फिर वहाँ से मैं निकली, मुझे बोले कि आपको पैसा देना पड़ेगा ऐसा वैसा। मैंने बोली आप जो करना है वो कर सकते हो। तो फिर 15 तारीख थी, संक्रांति का दिन था, उसी दिन भी वो मेरे घर में आने की कोशिश की, लेकिन फिर मैं पुलिस स्टेशन गई। पुलिस स्टेशन में वहाँ पे मेरी शिकायत नहीं लिखी गई। तो फिर मैं घर गई वापसी 16 तारीख को। तो 16 तारीख के सुबह 5 बजे मेरे घर में उनने 10 महिलाओं के साथ में जबरन घुसकर गाली गलौज देकर मेरे सास ससुर को, पति को गाली गलौज देकर कि तुम्हारे बहू ने 5 लाख रुपए हमारे से लिए हैं। किसी ने बोला कि 3 लाख, किसी महिला ने बोला कि 7 लाख रुपए, ये हमारा पैसा जबरन लेकर आ गई है घर, यानी भाग गई है करके ऐसा मुझ पर आरोप लगाया गया। और मुझ पर ये भी आरोप लगाया गया कि ये मतलब मैं समाज सेवा का कार्य करती हूँ, लोगों का तो फर्जी काम करती है, ये भी उनने कहा गया कि ये पूरा फर्जी काम है। जबकि मेरे पास पोस्ट ऑफिस की एजेंसी है और मैं जनता के बीच में जो भी सरकार की कल्याणकारी योजना है उनका लाभ पहुंचाने का काम करती हूँ। और फिर उसके बाद में मेरे दोनों 2 व्हीलर गाड़ी उनने जबरन ले गया। उसमें सरपंच महोदया के पति श्रीमती अनीता सोनगढ़ के पति ने बोला गया कि इनकी गाड़ी आप ले जाइए, इनने सपोर्ट किया। तो इनकी तत्काल गिरफ्तारी होना चाहिए, सरपंच महोदया के पति की भी और सरपंच महोदया श्रीमती अनीता सोनगढ़े और छाया महिलानी की भी तत्काल गिरफ्तारी होना चाहिए। मैंने कलेक्टर ऑफिस में और एसपी कार्यालय में, आईजी ऑफिस में और कलेक्टर ऑफिस में मैंने शिकायत दर्ज की 16 तारीख को। अभी तक उनकी कोई कार्रवाई नहीं हुई है और तत्काल इनकी गिरफ्तारी होना चाहिए। मेरे छवि पर ये मतलब गंदा आरोप लगा रहे हैं, मेरे छवि को बिगाड़ने की साजिश चल रही है। उसके पश्चात
फिर 4 तारीख को मेरी ऑनलाइन दुकान है क्या कहते भी मई के पार में, वहाँ पर 4 तारीख को दूसरे महीने के 4 तारीख को रविवार दिन था, तो कार्य चालू था दुकान का मेरे ऑनलाइन के। वहाँ भी मेरी जो क्यूशेरा मशीन है, रंगीन फोटोकॉपी मशीन, उसको भी जबरन उठा के ले जाया गया, जो कि अनिल मेसराम जी थे। वहाँ समझ सुनने बोला गया कि मैडम नहीं है, आप जब आइए। ये जबरन महिला मतलब बहुत अच्छा गुंडागर्दी करती है, इसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। बीते दिनों कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने हरी झंडी दिखाकर महिलाओं को ई रिक्शा चलाने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए रवाना किया था। अब 15 दिनों बाद महिलाओं ने अपना अनुभव शेयर किया और कहा कि 15 दिनों में उनका हौसला बढ़ा है और जल्द ही वे स्वयं के पैरों पर खड़े होकर ई रिक्शा चलाने का भी काम करेगी। आपको बता दें कि घरेलू हिंसा और गरीब महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में रक्षिका शौर्य शक्ति फाउंडेशन काम कर रही है। इसी कड़ी में 24 जनवरी को बालिका दिवस के फाउंडेशन और गरीब और हिंसा से पीड़ित महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उसमें आत्मविश्वास पैदा करने निःशुल्क ई रिक्शा ट्रेनिंग की शुरुआत की गई थी, जिसका शुभारंभ कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा के द्वारा किया गया था। 15 दिनों की यह ट्रेनिंग 10 फरवरी को पूरी होने जा रही है। इस ट्रेनिंग के दौरान ई रिक्शा की ट्रेनिंग ले रही महिला रोमा गुप्ता, आशा नामदेव, युवती स्वाति सहारे में गजब का आत्मविश्वास नजर आ रहा है। खाली मैदान से ट्रेनिंग की शुरुआत करने वाली महिलाएं और युवती आज पूरी तरह से प्रशिक्षित होकर सड़कों पर ई रिक्शा चलाने में माहिर हो गई है। कर दिया। सर, ई रिक्शा ट्रेनिंग से हमको पहले दिन तो कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद में हमको धीरे धीरे हमारा आत्मविश्वास बढ़ गया है और अब हम रोड पर भी बिना डर के गाड़ी चला सकते हैं। और हमको उम्मीद है कि हम अब बहुत आगे तक बढ़ेंगे और अपने पैर पर खड़े होकर हम रोज़गार करेंगे। बालिका शक्ति फाउंडेशन के द्वारा हमें 15 दिन की ट्रेनिंग दी जा रही है निःशुल्क, और हमें इससे बहुत प्रेरणा मिल रही है और बहुत सी महिलाओं को प्रेरणा मिलेंगी और हमें रोजगार प्राप्त करने का मौका मिल रहा है। और ये बहुत अच्छा कदम है रक्षिका की तरफ से कि हमें अपने पैरों में खड़े होने का मौका दिया जा रहा है। शुक्रवार को नगरपालिका के स्वास्थ्य व राजस्व विभाग के अमले ने उत्कृष्ट विद्यालय मैदान पहुंचकर रोटरी क्लब ऑफ वैनगंगा प्रबंधन पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया। जहां 4 फरवरी को व्यापार मेला खत्म होने के बावजूद भी जहां तहां गंदगी पड़े रहने और मेला सामग्रियों का उठाव न होने पर नाराजगी जताते हुए जुर्माने की उक्त कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि नगरपालिका प्रबंधन के द्वारा साफ सफाई की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में नगरपालिका के स्वास्थ्य व राजस्व अमले ने शुक्रवार को स्थानीय उत्कृष्ट मैदान में पहुंचकर मेला समिति के द्वारा सामग्री व कचरा नहीं उठाए जाने पर रोटरी क्लब ऑफ वैनगंगा समिति के विरुद्ध कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान स्वास्थ्य विभाग, रोको टोको की टीम व राजस्व विभाग का अमला भी मौजूद रहा। कार्रवाई के दौरान नगरपालिका के अमले ने समिति के पदाधिकारियों से बातचीत कर समिति के विरुद्ध 10,000 रुपये का जुर्माना लगाने की भी कार्रवाई की और समिति को अल्टीमेटम दिया कि वे कल तक मैदान को पूरी तरह से साफ सुथरा कर दे, अन्यथा फिर से निरीक्षण कर कार्रवाई की जाएगी। के लिए आपको उनको लेने जाना है यार।
इस कैंपस में अनुमति से मेला का आयोजन किया गया था रोड के क्लवा बैंगगंगा के द्वारा, जो 4 तारीख को समाप्त हो गया है, किंतु आयोजक मंडल के द्वारा मैदान को खाली करके और सफाई करके नहीं दिए जाने पर आज नगर पालिका परिषद की स्वच्छता शाखा की पूरी टीम और रोको-टोको दल आया और उसमें है तो कार्रवाई करके इनको गंदगी करने के ऊपर है तो 10,000 रुपये की चालानी कार्रवाई की गई। अच्छा, क्या अल्टीमेटम दिया गया है, कितने दिनों में सफाई मैदान साफ करने? उनको आयोजक मंडल में श्री राकेश किले जी हैं जो इस मतलब समिति के अध्यक्ष हैं, उन्हें हिदायत दी गई है कि वो मतलब है तो ये कार्रवाई है तो कल तक के समाप्त कर दें। यदि उनके द्वारा ट्रक लगा के मतलब मजदूर लगा के कार्रवाई की भी जा रही है। कल तक ग्राउंड साफ नहीं होता और पूरा सामान नहीं हो जाता तो फिर आगामी कार्रवाई और होगी? आगामी कार्रवाई के अंतर्गत फिर वही गंदगी मतलब न हटाए जाने के ऊपर जो कार्रवाई करना है वो नगर पालिका अपने स्तर से करेगी। देखिए, नगर पालिका ने जुर्माना जो किया है गंदगी को लेके, वो उनका काम है और जहाँ तक हमारा काम है तो हम लोग जो है हमारी यहाँ सफाई देख रहे हैं, लेबरों से करा के प्राइवेट ट्रक लगवा के हम लोग सफाई करवा रहे हैं, क्योंकि डेकोरेशन का कुछ पार्ट जो कि लेबर उसके खोलने वाले जो होते हैं नागपुर से आते नहीं होते डोम के, तो उस वजह से हमारा कचरा उठ नहीं पाया, निकल नहीं पाया। इसके पूर्व में हमने 3-4 गाड़ी कचरा जो कि नगर पालिका के द्वारा निकाला गया था उसका बाकायदा पैसा पैड करके हमने रसीद कटाई हुई थी और अभी हम प्राइवेट गाड़ी से सब साफ सफाई करवा रहे हैं। विद्युत चोरी को रोकने विद्युत मीटर में कई तरह के बदलाव करने के बावजूद भी बिजली चोरी नहीं रुक पा रही है। जहां मीटर में नए नए अपडेट्स के बावजूद भी विद्युत चोर नए नए पैतरे आजमा कर विद्युत चोरी की वारदातों को अंजाम देते हैं। लगातार मिल रही इन शिकायतों को रोकने और विद्युत चोरी के मामलों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने के लिए अब विभाग ने एक स्मार्ट मीटर तैयार किया है, जिसकी मॉनिटरिंग मोबाइल सिम की तरह भी मीटर के अंदर लगी हुई चिप के माध्यम से की जाएगी। विद्युत विभाग का दावा है कि यदि कोई भी उपभोक्ता या अन्य कोई विद्युत मीटर में छेड़छाड़ कर रहा है, विद्युत चोरी करेगा तो इसकी सूचना तुरंत विभाग को मिल जाएगी, जिसके आधार पर विभाग संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। बताया जा रहा है कि सिम वाले स्मार्ट मीटर को लगाने का कार्य नगर में अगले सप्ताह से शुरू किया जाएगा, जहां फिलहाल बालाघाट शहर में लगे सभी 30,000 विद्युत उपभोक्ताओं के मीटर बदलकर उनके घर प्रतिष्ठानों में मोबाइल सिम चिप वाले स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। विभागीय जानकारी के अनुसार विद्युत विभाग के द्वारा जितना रिचार्ज उतनी बिजली की भी योजना बनाई गई, यानी जिस तरह मोबाइल में पहले रिचार्ज करने के बाद एक समय सीमा तक उसकी सेवाओं को उपयोग किया जाता सकता है, ठीक उसी तरह बिजली का भी रिचार्ज कराया जाएगा। उसके बाद रिचार्ज के अनुसार विद्युत की खपत होगी, जहाँ रिचार्ज खत्म होने के तुरंत बाद बिजली सप्लाई ऑटोमेटिक बाधित हो जाएगी। हालांकि विभाग की योजना आगामी समय के लिए है, लेकिन उसकी तैयारी अभी से शुरू होती नजर आ रही है। जानकारी के अनुसार जबलपुर में नए स्मार्ट मीटर की टेस्टिंग भी हो चुकी है, जहां से नए स्मार्ट मीटर जल्द ही बालाघाट को प्राप्त हो जाएंगे। जानकारी के अनुसार शहर के उपभोक्ता बिजली के उपयोग के मामले में शीघ्र स्मार्ट वर्किंग व नए पैटर्न पर नजर आएंगे। पूर्वी क्षेत्र बिजली वितरण कंपनी शहर में स्मार्ट मीटर लगाने जा रही है, इसकी संपूर्ण तैयारी भी पूर्ण कर ली गई। बिजली वितरण कंपनी के अधिकारियों की माने तो सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अगले सप्ताह से शहर के मोती नगर से पुराने मीटरों को बदलकर स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। वहीं कुछ ही माह में भी शहर के सभी उपभोक्ताओं के घरों में प्रांगण में स्मार्ट मीटर लगा दिए जाएंगे। अधिकारियों ने बताया कि 30,000 उपभोक्ताओं के यहाँ स्मार्ट लगाने का लक्ष्य रखा गया है। बाद में ग्रामीण क्षेत्रों में भी इन विद्युत मीटरों को दूसरे चरण में पहुंचाने की बात कही जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर की गई चर्चा के दौरान पूर्व क्षेत्र मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी सहायक अभियंता हुकुम चंद यादव ने बताया कि कंपनी के दिशा निर्देश के अनुसार वरिष्ठों के मार्गदर्शन में कार्य किया जा रहा है। शहर में 30,000 स्मार्ट मीटर लगाने की तैयारी है। इसके कई फायदे हैं। स्मार्ट मीटर लगने से उपभोक्ता स्मार्ट होंगे, वहीं बिजली कंपनी भी निर्बाध रूप से काम कर सकेगी। उन्होंने बताया कि इसमें बिजली चोरी होने की कोई संभावना नहीं है। तमाम तरह की टेस्टिंग कार्य पूर्ण कर लिया गया है। अगले सप्ताह से नए स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि कंपनी की आगामी योजना मीटर रिचार्ज वाली भी है, लेकिन उसमें अभी वक्त लगेगा। वर्तमान में जो सिम वाले स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के यहाँ लगाए जाएंगे, इसमें मीटर रीडिंग करने वाले कोई कर्मचारी नहीं आएगा, बल्कि उसमें अपने आप मीटर रीडिंग कार्यालय को भेज देगा और कार्यालय से संबंधित उपभोक्ता के मोबाइल पर बिल जनरेट कर दिया जाएगा। स्मार्ट मीटर हाँ सही है। स्मार्ट मीटर का प्रोजेक्ट हाँ बालाघाट शहर में चालू हो रहा है। लगभग अपने यहाँ पे 30,000 उपभोक्ता जो शहर के अंदर है उनके यहाँ स्मार्ट मीटर का काम होगा
और स्मार्ट मीटर से फ़ायदा ये है कि उपभोक्ताओं को जो कभी कभी कोई बिल शिकायत या रीडिंग की शिकायत होती है तो वो नहीं होगी और डायरेक्ट सर्वर से रीडिंग हमारे पास आएगी और उसका ऑनलाइन कंज्यूमर को रीडिंग का डेटा हमारे पास अवेलेबल रहेगा जिससे वो देख भी सकते हैं। इसमें सिर्फ कस्टमर का क्या फ़ायदा है, जैसे उपभोक्ता उसका क्या फ़ायदा है? उपभोक्ता का ये फ़ायदा है कि इसमें जो रियल यूनिट जो जलती है, रियल कंजप्शन जो होगा उसका ही उसको बिल जाएगा। कई बार होता है उपभोक्ता का असेसमेंट हो जाता है तो उसको असेसमेंट के हिसाब से बिल हो चले जाता है तो उनकी बिल की शिकायत रहती है। तो स्मार्ट मीटर में ये समस्याएं खत्म हो जाएंगी और अगर मीटर डिफेक्टिव होता है तो संबंधित जो कंपनी है उसको तुरंत रिप्लेस करके उसको सर्वर पे चढ़ाएगी। ये सिर्फ शहर के लिए लागू होगा या पूरे जिले में ग्रामीण अंचलों में भी लागू होगा? अभी ये प्रोजेक्ट जो है शहर के लिए आया है और शहर में ये काम लगभग नेक्स्ट वीक से चालू होगा। अच्छा, सिम लगी रहेगी इसमें? हाँ, इसमें सिम लगी रहेगी और सिम से डाटा एक डीसीयू रहेगा, लोकल एरिया में एक डीसीयू रहेगा, वो डीसीयू पे आएगा और डीसीयू से सीधे हमारे पास सर्वर पे आ जाएगा। अच्छा, क्या लगता है सर, चोरी रोकने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं विद्युत विभाग, तो क्या ये स्मार्ट मीटर कितना कारगर साबित होगा? बिल्कुल, ये स्मार्ट मीटर जो पुराने मीटर्स में जो उपभोक्ता छेड़खानी कर लेता था या बिजली चोरी करता था, इसमें वो संभावना बिल्कुल खत्म हो जाएगी। क्योंकि अगर इसमें कंज्यूमर किसी प्रकार की कोई छेड़खानी करता है या कोई बाहरी आदमी कोई छेड़खानी करता है तो उसका तुरंत मैसेज हमारे पास सिस्टम पर आ जाएगा और हम उस कंज्यूमर का यहाँ पर चुनाव बना सकते हैं। यानी कर्मचारी जो हैं वो कोई काम के लिए यानी मीटर में जाएंगे ही नहीं देखने, जैसे कि मीटर वाचक जी, मीटर वाचक को हम मेंटेनेंस में यूज करेंगे और जो हमारी अदर कंपनी है एफओसी उसमें यूज करेंगे। स्मार्ट मीटर लगने के बाद मीटर वाचिंग करने नहीं आएगा? नहीं, मीटर वाचिंग अगर किसी लोकल उपभोक्ता की कोई कंप्लेंट्स आती हैं, बिजली से रिलेटेड आती हैं, तो उस एरिया में लाइन कर्मचारी और मीटर वाचक रहेंगे जो उसकी समस्या का। सर, लास्ट सवाल ये था कि जैसे कि इसमें सिम लगाने की जैसे बात कर रहे हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि भविष्य में पोस्ट पेड टाइप का रहे या प्रीपेड टाइप का रहे कि पहले आप जमा कीजिए पैसे, उसके बाद उतना यूज़ कीजिए, इस टाइप का कुछ अगर सिम लग रही है तो फिर जाहिर सी बात है ऐसा होगा? जी, वो भविष्य में ये हो सकता है टेक्नोलॉजी, क्योंकि शायद कई बड़े शहरों में ऐसा है जहाँ पहले रिचार्ज होता है फिर उपभोक्ता को बिजली पेमेंट दी जाती है, तो आने वाले समय में यह संभावना है। कब से लगना शुरू हो जाएंगे हमारे यहाँ? और वारासुनी थाना के अंतर्गत ग्राम डोंगरिया स्थित सोहेल अजीज खान रॉयल्स डीलर्स डोंगरिया की 3 पोर्टेबल विस्फोटक मैगजीनों का 9 फरवरी को प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण कर सील करने की कार्रवाई की गई। यहां कार्रवाई जिला कलेक्टर के निर्देश पर अनुविभागीय दंडाधिकारी राजस्व सुश्री कामिनी ठाकुर, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस अभिषेक चौधरी के द्वारा राजस्व और पुलिस अमले की उपस्थिति में की गई, जिसमें अधिकारियों के द्वारा विस्फोटक विक्रेता रॉयल डीलर्स सोहेल अजीज खान की डोंगरिया स्थित 3 पोर्टेबल विस्फोटक मैगजीनों को निरीक्षण किया गया, जिसमें लाइसेंस शर्तों के उल्लंघन पाए जाने पर तीनों पोर्टेबल विस्फोटक मैगजीन को विधिवत पंचनामा कार्रवाई कर सील किया गया। वहीं सोहेल अजीज खान को हिदायत देकर सुरक्षार्थ सुपुर्दगी भी दी गई। आपको यह भी बता दें कि हरदा जिले में भयंकर विस्फोट फटाका फैक्ट्री बीते दिनों हुआ था, जिसकी 40 किलोमीटर तक गूंज और आहट सुनाई दी थी, जिसमें न जाने कितनी जिंदगी तबाह हो गई। इसके बाद प्रशासन होश में आया और प्रदेश के समस्त जिले, कस्बे और फटाका व विस्फोटक विक्रेताओं के ठिकानों पर निरीक्षण कर जांच की जा रही है। इसी कड़ी में जिला कलेक्टर के निर्देश पर अनुविभागीय दंडाधिकारी राजस्व सुश्री कामिनी ठाकुर, अनुविभागीय अधिकारी अभिषेक चौधरी के द्वारा राजस्व और पुलिस अमले के साथ क्षेत्र के समस्त फटाका व विस्फोटक सामग्री विक्रेताओं के ठिकानों पर जांच की गई। इस दौरान वारासुनी के अंतर्गत 9 विस्फोटक मैगजीन विक्रेताओं की जांच की गई, जिसमें के द्वारा वारासुनी लाइसेंस सिलेंडर कर देना पाया गया। वहीं 8 लाइसेंसधारी विस्फोटक मैगजीन विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों की जांच की गई, जिसमें 5 लाइसेंसधारी व्यक्तियों के पास लाइसेंस के नियम व शर्तों का पालन करना पाया गया। वहीं 3 लाइसेंस में लाइसेंसी नियमों का उल्लंघन पाया गया। तीनों लाइसेंस सोहेल अजीज खान के नाम पर दर्ज थे, जहां कई प्रकार की कमियों को देखते हुए पंचनामा कार्रवाई कर सील किया गया। मैडम, आज आपके द्वारा मैगजीन सील की गई है, क्या है पूरी जानकारी और किस स्थान पे है? आदरणीय कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार एसडीओपी वाराणसी न्यू नायब तहसीलदार मैडम के साथ हम लोगों ने विजिट किया था। मेसर्स सोहेल खान की जो है रॉयल्स डीलर्स कंपनी है, जिसका आज निरीक्षण किया गया और निरीक्षण के दौरान विभिन्न प्रकार की कमियां हमको प्राप्त हुई हैं और उन्हीं पर कार्यवाही करते हुए इनको सील करने की कार्यवाही की गई है। मैडम, कमियां क्या क्या थी? कमियां में हमने ये देखा है कि वहाँ एक आवक जावक रजिस्टर जो कि मैगजीन को प्रॉपर लाने ले जाने के लिए होता है वो नहीं था, सीसीटीवी कैमरे नहीं थे,
आपात अगर स्थिति वहाँ निर्मित होती तो उस कंडीशन में वहाँ जो चौकीदार थे, चौकीदार को प्रॉपर वो प्रशिक्षित उन्होंने नहीं किया था, रेत पानी की व्यवस्था नहीं थी, फायर एक्सटिंग्विशर नहीं था। और एक मेजर कमी ये रही है कि यदि कोई मैगज़ीन का यदि 1 साल से अधिक उपयोग नहीं हो रहा है तो उसकी जानकारी और सूचना हमको जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी रहती है उनको सूचना देनी रहती है, तो उन्होंने उनको भी सूचना नहीं दी थी। सील कर दिया गया आज? जी बिल्कुल, उनकी 3 मैगज़ीन थी, तीनों मैगज़ीन को सील कर दिया गया है।